दोस्तों, देश की माया नगरी मुंबई में पैसा ही पैसा है और महाराष्ट्र में नोट ही नोट हैं। इसलिए यहाँ चुनाव जीतने के लिए जोड़ तोड़ और साजिशें भी गहरी रची जाती हैं। अब जिस प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले सरेआम एक दिग्गज नेता की हत्या कर दी गई हो, वहाँ बीच चुनाव में किस स्तर पर साजिशें हो रही हैं, किस स्तर पर कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में खिलाड़ी भी कम नहीं है और आज के जो सबसे बड़े खिलाड़ी आज के दौर के वो ये साहब हैं, खिलाड़ियों के खिलाड़ी एकनाथ शिंदे, और इनके जो उस्ताद हैं दिल्ली में बैठे, इनका तो कहना ही क्या। अब आप सोच सकते हैं कि एकनाथ शिंदे जहां हो और उनके पीछे अमित शाह हो, सोचिए आप, तो वहां पर हाल क्या होगा, जमीनी सच्चाई क्या होगी। जमीनी सच्चाई ये है, बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, कि जहां जहां महाविकास अघाड़ी लड़ रही है, महाविकास अघाड़ी मतलब इंडिया लाइंस, महाराष्ट्र में जहां जहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी की कांग्रेस जहां जहां लड़ रही है, तो शिंदे साहब खिलाड़ी तो हैं। हर जगह या ज्यादातर जगहों पर ऐसे चुन कर इंडिपेंडेंट्स खड़े किए, ऐसे रेबलों के पीछे, बागियों के पीछे, रेबल्स के पीछे शिंदे साहब का हाथ है कि जो आप सोच नहीं सकते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये रेबल्स वो हैं, ये बागी वो हैं जिनको माल भी फिर खुला दिया जा रहा है। मकसद एक ही है कि ये जो रेबल्स हैं, ये जो बागी हैं, इनको वोट काटना है। कोई मुस्लिम का वोट काट रहा है, तो कोई मराठा का वोट काट रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर जाति का वोट काट रहा है, और ये खेल हो रहा है। अब जोड़ तोड़ और तोड़ फोड़ और पैसे के इस खेल में एक खेल आज कांग्रेस के साथ भी हो गया और बड़ा ही चौंकाने वाला था। वो कोल्हापुर से कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं, रॉयल फैमिली की उम्मीदवार हैं मधुरिमा राजे। इनके हस्बैंड जो हैं, पति हैं राजा साहब, वो कांग्रेस के एमपी हैं। तो ये जो मधुरिमा राजे हैं, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी और आज अचानक नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख थी, ये घर बैठ गई। कुछ ऐसा ही हुआ जैसे सूरत में हुआ था लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस का उम्मीदवार घर बैठ गया। इंदौर में भी आपने ऐसे देखा, कांग्रेस का उम्मीदवार घर बैठ गया। अब ये जो कहानी है रानी साहिबा की, मधुरिमा राजे की, बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि खेल तो हुआ, लेकिन खेल का जवाब इस खिलाड़ी ने भी दिया। नाम है शरद पवार और इनके साथी हैं उद्धव ठाकरे, द किंग ऑफ मुंबई। जवाब इन्होंने भी दिया, तगड़ा दिया। अब दोस्तों, ये सच्चाई है कि अमित शाह अपने को चाणक्य मानते हैं, लेकिन जो जानकार हैं, राजनीति को जो भीतर से समझते हैं देश की, उनका कहना है कि साहब नहीं, असली चाणक्य तो यही आदमी है, 84 साल वाला शरद पवार। और शरद पवार और अमित शाह जहां भी आमने सामने हुए हैं, वहां जीत शरद पवार की हुई। वो लोकसभा का चुनाव हो पिछला या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, भले ही अमित शाह ने ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के दम पर शरद पवार की पार्टी तोड़ दी हो, लेकिन टूटी हुई पार्टी से शरद पवार ने बार बार शिकस्त दी है अमित शाह को। और इस बार भी गेम प्लान जो शरद पवार ने रचा, कहीं ना कहीं चाणक्य अमित शाह चौंक गए। मिसाल के तौर पर, जो मिसाल मैं आपको देना चाह रहा हूं, ये तस्वीर जरा देखिए। अब ये जो तस्वीर है, ये बड़ी फेमस तस्वीर है महाराष्ट्र में। ये रिजर्वेशन का आंदोलन कर रहे हैं, इनका नाम है मनोज जारंगे पाटिल। मराठवाड़ा जो गढ़ है, विदर्भ से सटा हुआ मराठवाड़ा, वहां पर इनकी तूती बोल रही है, रिजर्वेशन का आंदोलन कर रहे हैं। अब इन्होंने, जारंगे साहब ने कहा कि साहब मैं इस चुनाव में मराठवाड़ा से 10-15 उम्मीदवार खड़े करूंगा। यानी वोट सीधे सीधे शरद पवार के कटते, महाविकास अघाड़ी के कटते। बीजेपी मजा ले रही थी और शरद पवार ने फिर गेम खेल दिया। शरद पवार ने कहीं ना कहीं दबाव दिया, ठाकरे भी उसमें थे, और अल्टीमेटली मनोज जारंगे पाटिल ने एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं अब कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करूंगा, अब मैं कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहता, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, मैं राजनीति और चुनाव में नहीं पड़ना चाहता। अ बिग स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट का जो एडवांटेज है, ये जो वापस किया है या इन्होंने विड्रॉ किया, सियासत से दूर हो गए, चुनाव से दूर हो गए मनोज जारंगे पाटिल, इसका जो एडवांटेज है, इसका जो लाभ है मराठवाड़ा में, वो महाविकास अघाड़ी को मिलेगा। महाविकास अघाड़ी मतलब इंडिया अलायंस।
अब दोस्तों एक और खेल हुआ इसी महाराष्ट्र के चुनाव में। अब ये खेल शरद पवार साहब ने कराया, ठाकरे साहब ने कराया, वक्त ने करा दिया, समय ने करा दिया, सिचुएशन ने करा दिया, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये जो खेल हुआ है इससे भी लाभ कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को ही मिलेगा। और ये खेल ये है कि राज ठाकरे साहब को भी बीजेपी साथ में लाना चाह रही थी कि भाई हिंदू वोट जो है राज ठाकरे से भी मिलें, एकनाथ शिंदे से भी मिलें, बीजेपी के मिलें, एक हिंदू सॉलिडेरिटी, ये सोचा था अमित शाह ने, फडणवीस ने, मोदी ने। तो राज ठाकरे साहब को लाया गया। राज ठाकरे साहब ने कहा कि मैं भाई इस चुनाव में अलग लड़ूंगा, लेकिन फडणवीस ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने बेटे को माहिम से लड़ाइए, अमित ठाकरे को हम सपोर्ट करेंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई, इस अंडरस्टैंडिंग में एकनाथ शिंदे को बड़ा बुरा लगा, और एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे इनमें 36 का आंकड़ा हो गया। हकीकत यह है कि माहिम से जहां पर अमित ठाकरे लड़ रहे हैं, राज ठाकरे के बेटे, वहां पर शिंदे का आदमी आज माफी मांगने गया था राज ठाकरे से कि चलिए साहब हम बैठ जाते हैं। राज ठाकरे ने मिलने से मना कर दिया। और इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि राइट नाउ इट्स राज ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे, यानी भाजपा के घर में लड़ाई है और इसका नुकसान भाजपा को ही होगा। एडवांटेज कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी है। अब दोस्तों साजिशों और तोड़ फोड़, इस पूरे गेम में जो शतरंज बिछी है महाराष्ट्र में, पैसे ही पैसे वाले महाराष्ट्र में, वहाँ पर क्या शरद पवार के हाथ में बाजी है या बाजी अमित शाह के हाथ में? किसके हाथ में बाजी है, ये एक बड़ा सवाल है। और आज नामांकन वापस होने के बाद कई बागी बैठ गए हैं। जो सिचुएशन बनी है, जो इस वक्त ज़मीनी सच्चाई है महाराष्ट्र की, वो क्या है? क्या महाविकास अघाड़ी आगे है या फिर अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी, क्या ये कहीं ना कहीं फाइट दे रहे हैं और ये बैटल जीत सकते हैं जैसे हरियाणा जीता था इन्होंने? होने क्या जा रहा है, आगे कौन है? आज 3 खास मेहमान हैं और आज मैंने दोबारा बुलाया प्रकाश पोहरे साहब को, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, और ये इस वक्त भी अकोला से लाइव हो रहे हैं। महाराष्ट्र से लौटे अशोक वानखेड़े टाइगर भी हमारे साथ हैं, वो कई जानकारियाँ आपको दे रहे हैं, खास जानकारियाँ दे रहे हैं। उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। इन तीनों को सुनिए, पिक्चर क्लियर होगी महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, और जो महाराष्ट्र में होगा वही इस देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। जो सवाल था वो ये था कि चाहे देवेंद्र फडणवीस का आज का इंटरव्यू हो या अमित शाह की बात हो या नरेंद्र मोदी हो या जेपी नड्डा, ये 4 टॉप लीडर्स हैं, चारों इस तरह के संकेत दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि भाई जिस तर्ज पे हरियाणा जीता था उस तर्ज पे हम महाराष्ट्र जीतने जा रहे हैं। एक और बात, इसमें 3 चीजें उठती। क्या हरियाणा का हैंगओवर है, नशे में है सत्ता के? क्या डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देख रहे हैं बीजेपी? या फिर बीजेपी वाकई जो हरियाणा में किया वो महाराष्ट्र में करने वाली है? महाविकास आघाड़ी को एज है, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन महाविकास शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ये बनाने जा रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रहा है। बीजेपी लगातार ये कहेगा कि नहीं हम जीत रहे हैं। ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये बातें लगातार हो रही थी, ये बातें लोकसभा में चुनाव में हब हो रही थी। यदि महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन को हरियाणा हारने की वजह से आप सोचते कि इंडिया गठबंधन हाशिए पे आ गया, तो फिर जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की जीत हुई, इसलिए भी अपबीट हो सकता है। वो हरियाणा रिपीट हो सकता है, वो जम्मू कश्मीर रिपीट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कमजोर पड़ी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खेला। यहाँ शरद पवार और उद्धव ठाकरे बढ़िया सीट निकाल के ला सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़े, लेकिन सरकार बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा जी। इसलिए ये नरेशन है, ये लगातार नरेशन बनाया जा रहा है। लेकिन टाइगर, आज जिस तरह से हमने देखा, आज कई बागी ऐसे हैं, 36 बागी महायुति में थे, अभी भी कई बागी खड़े हुए हैं, वो मान नहीं रहे बात। उनको अमित शाह ने भी फोन कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने भी हाथ जोड़ लिए, वो मान नहीं रहे। तो वहां पर भी बागी मौजूद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शरद पवार ने, उद्धव ठाकरे ने वार्निंग दी कि भाई बैठ जाइए वरना पार्टी से निकाल देंगे। तो अभी भी बगावत जो हो रही है उसका धुआं खत्म नहीं हुआ। महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक दलों में
मूल्यों का गिरावट आ गई है। सभी राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना अपना राजनीतिक विचारधारा के चलते पार्टी को जिंदा रखा, वो सभी ही विद्वेषित है। क्या सांगली जैसा एक्सपेरिमेंट फिर सांगली के साथ कांग्रेस नेतृत्व ने ही किया? सांगली में एक जो बागी खड़ी है जयश्री पाटिल, उसके पीछे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता खड़ा है। ऐसा क्या हुआ कि कोल्हापुर उत्तर में इंडिपेंडेंट विड्रॉ ही नहीं हुआ, तो कांग्रेस का जो ओरिजिनल कैंडिडेट था, जिसके पास कांग्रेस का बी फॉर्म था, वो विड्रॉ हो गया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा इस इंडिपेंडेंट की जगह। तो जब इंडिपेंडेंट इतना स्ट्रांग था तो उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया? क्या सोलापुर में शरद पवार जी ने बोलने के बाद और उनको प्रॉमिस करने के बाद उम्मीदवार विड्रॉ करने गया, तब तक टाइम खत्म हो गया, अब टेक्निकली उम्मीदवार वहां है। दूसरी बात, एक बात दीपक भाई आप जान लीजिए, आप भी और लखेड़ा जी भी बहुत सीनियर है मुझसे, और प्रकाश जी तो वाकई बहुत सीनियर है। जब किसी को आप विड्रॉ करते हो तो आप उसको टेक्निकली विड्रॉ करते हो, लेकिन फिर वो चुनाव से भी विड्रॉ हो जाता है, वो चुनाव में प्रचार से विड्रॉ हो जाता है, उसके कार्यकर्ता दूर हो जाते हैं। यदि 36 सीटों पे आपके बागी है, 36 में से 11 पे आप अभी बचे हैं, इसका मतलब आपने 25 लोगों को विड्रॉ करवाया। क्या उस 25 सीटों पे एक गारंटी है कि वो विड्रॉ हुए लोग एकदम सुबह से लेकर शाम तक जी जान लगा के प्रचार करेंगे? वो वहां सैबोटेज करेंगे। वो कहेंगे कई जगह ईडी का प्रेशर, कई जगह इनकम टैक्स का प्रेशर, कई जगह 10 प्रेशर होते हैं। और आजकल बीजेपी के पास तो प्रेशर ये है कि भैया राज्य सरकार भले ही हम नहीं आए, लेकिन केंद्र में सरकार है, एजेंसियां केंद्र से आती है, आप सोच समझ के काम करो। तो मतलब ठीक है, सब विड्रॉ कर लिया, अब जीतवा के दिखाओ आप जी। लेकिन एक यहाँ पर मैं प्रकाश जी के पास और एक चीज आपसे और पूछना चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी की चल रही है तो एकनाथ शिंदे की चल रही है, जो सबसे जूनियर मोस्ट, देवेंद्र फडणवीस के आगे, उद्धव ठाकरे के आगे, शरद पवार के आगे, राहुल गांधी के आगे, एक जूनियर आदमी उसकी चल रही। जैसे मिसाल के तौर पर अंधेरी, वहां पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, उसकी पत्नी स्वीकृति, वो वहां से लड़ रही थी। एक फोन शिंदे का गया, बैठ गई। सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक, वहां पर एक बागी लड़ रहा था, शिंदे का आदमी, शिंदे का फोन जाता है, बैठ जाते। ये सारा खेल शिंदे कैसे कर रहे हैं? पैसे का खेल है, मुख्यमंत्री की कुर्सी का खेल है, क्या खेल है ये? शिंदे के पीछे अमित शाह का बैकिंग है। ओ, देखिए अमित शाह के होते मतलब शिंदे के फोन में सबसे ज्यादा ताकत। यस, क्योंकि शिंदे जो करवा सकते हैं वो देवेंद्र फडणवीस नहीं करवा सकते आज के डेट में अमित शाह से। मैं प्रकाश जी से पूछना पड़ेगा। भाई प्रकाश जी, आप तो सबसे बुजुर्ग, सबसे एक्सपीरियंस हैं, आपके अखबार के संस्करण हर शहर से निकलते भाई महाराष्ट्र में। मुझे बताइए कि टाइगर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे आज भी फडणवीस से ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बागी एक दूसरी पार्टी को तोड़कर आया बीजेपी में या बीजेपी के अलायंस में, शिंदे फडणवीस से ज्यादा ताकतवर है। प्रकाश जी, ये सच्चाई है या आपका कुछ और मानना है? देखिए दीपक जी, बात क्या हो जाती है मैं बताता हूं आपको। क्या है कि जितना भी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का सत्यानाश हुआ, उसका अगर सेहरा आप मुझे पूछेंगे किसके सर पे बांधना है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि वो शख्स का नाम है देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने सारा किया सत्यानाश, यानी जो सेना, उद्धव की जो सेना तोड़ी, तो इन्होंने तोड़ी, ये शरद पवार की पार्टी तोड़ी, इन्होंने तोड़ी। लेकिन देखिए क्या पार्टी तोड़ने का खेल, पार्टी तोड़ने का गेम कोई भारत के महाराष्ट्र के अंदर पहली बार थोड़ी हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ। शिवसेना विलासराव देशमुख ने तोड़ के मनसे बनाए, क्या किसको पता है कि ये विलासराव ने किया? उसी समय पे शरद पवार के पीछे इन्होंने वो अन्ना हजारे को लगा दिया, लेकिन किसको पता था कि अन्ना हजारे लगा रहा। देखिए क्या है कि करने का तरीका रहता है, लेकिन जिस आदमी को, और कहने का मतलब क्या बोलते हैं हमारे तरफ की, मेंढक फूलना और बैल के जैसा बनना, वैसे कैसे बातें है ये है। अभी बातें क्या हो रही है कि जो हमारे स्टेट का सत्यानाश जिसको बोलेंगे ना, एक स्टेट है, उसके बाद में वातावरण है, उसके बाद में ये फैमिलीज है, इसके अंदर का अगर क्या बोले कि दूध के अंदर नमक का ढेकला डालने का काम अगर किसी आदमी को देना है, तो मैं आपको उस आदमी का नाम बोलूंगा कि एकमात्र आदमी है, वो है देवेंद्र फडणवीस। बातें ऐसी है कि इन्होंने जिस तरीके से, देवेंद्र फडणवीस जो है वो विलेन है पूरी राजनीति के, पूरे चुनाव के खलनायक महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए
मैं इतना बताऊंगा। पर्टिकुलरली हमारे विदर्भ के लिए तो पूरे विलन है। हालांकि ये वही देवेंद्र फडणवीस है जिन्होंने ये बोला था, मैंने कल को भी आपको बताया था कि उन्होंने बोला था कि जब तक कि विदर्भ अलग नहीं होगा मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन बाद में हुआ क्या, शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए, विदर्भ का मुद्दा भूल गए। तो क्या है विषय कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये इतना ही नहीं है, इवन हमारे नितिन गडकरी जी ने लिख के दिया है स्टैम्प पेपर पे कि हमारी सरकार अगर आती है बीजेपी। प्रकाश जी देखिए, देखिए आप वाकई टाइगर हैं और टाइगर तो टाइगर हैं ही। थोड़ा सा दया हमारे चैनल पे करिए, इतना ज्यादा ना बोल दीजिएगा फडणवीस के बारे में कि नोटिस हमें आ जाए। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आप आलोचना करिए, दीपक भाई आप चिंता ना करे। आप ही के चैनल पे जो मैंने बोला उससे जो बवाल हुआ उसका नोटिस मुझे आया है, आपको नहीं, आप चिंता ना करें। चलिए जी प्रकाश जी आगे। नोटिस की फिक्र हम नहीं करते। आपको नहीं आएंगी, मेरे को नोटिस आएगी, लेकिन हम फिक्र नहीं करते। छोड़िए, आपने सही फरमाया। एक प्रकाश जी ऑन सीरियस नोट, मैं ये चाह रहा हूं क्योंकि आप के अखबार हर कोने से निकल रहे हैं और आप एक बहुत ही तजुर्बे वाले, हम लोगों के बीच में जो दर्शक देख रहे हैं, जो पैनलिस्ट हैं, सबसे एक्सपीरियंस है। महाराष्ट्र की सारी स्थिति आपकी मुट्ठी में। मैं एक दिल से सवाल करना चाहता हूं, दिल से जवाब जाना चाहता हूं। क्या ऑल सेड एंड डन, फडणवीस आपने कहा कि भाई ये विलेन है या नितिन गडकरी हो सकते हैं, आज की तारीख में नितिन गडकरी नहीं है। चलिए, जमीनी सच्चाई क्या है? आप अगर एक तटस्थ दृष्टिकोण से देखें तो क्या आपको महाविकास आघाड़ी आगे दिखती है या आपको महायुति फाइट बैक करते हुए दिख रही है? ये नतीजे किस तरफ जा रहे हैं 23 नवंबर के दिन? जो महाराष्ट्र के अंदर और विदर्भ के अंदर भी परिस्थिति 2 महीने पहले दीपक भाई बहुत अच्छी थी, मैं बताता हूं आपको। लेकिन बात क्या होगी, बीच में ये लाडली बहना वगैरह जो नौटंकी चली, प्लस ये सीटें डिक्लेयर करने के अंदर जो थोड़ी बहुत देरी हुई, उसके कारण प्रॉब्लम क्या हुआ है कि थोड़ी सिचुएशन बदल गई, लेकिन इतनी नहीं बदल गई। अभी कैसा है कि आज ये पिक्चर टोटल क्लियर हो जाएगा, कल सुबह तक के तो टोटल आंकड़े वगैरह आ जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन ये है कि रिबेल तो दोनों भी खेमे में है, यूटी में भी है और आघाड़ी में भी है रिबेल्स। तो लेकिन उसमें एक बात है कि अगर बीजेपी कोई एक का खेल रही है, कार्ड खेल रही है, तो यूटी वाले भी कोई चुप नहीं बैठे हुए हैं। आघाड़ी और यूती इस तरीके खेल रही है। जैसे अकोला के अंदर देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है कि इन्होंने लोगों के यानी महाविकास आघाड़ी के वोट खाने के लिए एक मन से खड़ा कर दिया फैक्टर और दूसरा वंचित खड़ा कर दिया। अभी अकोले के अंदर का वंचित का जो उम्मीदवार था उसने खुद विड्रॉ करवा लिया। तो ये देखिए, तो कहने का मतलब ऐसा है ना कि ये दोनों भी अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। तो कल शाम तक के तो पोजीशन बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट हो जाएंगे। अकोले का है, उसके बाद में ये हमारे खुद बुल्ढाना के भी है। लेकिन एक बात भी पक्की है कि हिंदुत्व के वोट जो खाने वाले लोग थे, हिंदू वोटों में डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए करके बीजेपी वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने उनके काफी लोगों को पीछे लिया है। हमारा एक केचे करके था अरे इसका वर्धा में का, तो उसको तो स्पेशल फ्लाइट भेजी, चार्टर फ्लाइट से उसको बुलाए वहां पे, उसको बोले कि तू वापिस ले ले, क्योंकि वो रिबेल था बीजेपी का, पहला वो स्टैंडिंग एमएलए था, तो उसने पीछे करवा लिया। ऐसे बहुत से जगह के ऊपर ऐसा हुआ है। गढ़चिरौली के अंदर होली करके एक था, होली, तो उसको वापिस करवाने लगाया फॉर्म। तो ये क्या हुआ है इसके अंदर कि अभी हर खेमा, अभी 2 ही खेमे हमारे महाराष्ट्र में मजबूत है, ऐसा समझिए आप, यूटी और आघाड़ी। तो ये लोग पक्के लगे हुए हैं कि उनके जो भी रिबेल है, रिबेल वालों को वापिस करने लगाओ। तो ये अभी पोजीशन जो है। लेकिन एक बात तो जिसका आपने मुझे प्रश्न किया कि आघाड़ी या यूती, देखिए आघाड़ी सत्ता में बैठने वाली है, इसके बारे में कोई दिल में शंका पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा पहले 1 साइडेड था, यानी 25-75 वाला विषय था, अभी 40-60 हो गया है, ऐसा समझिए। और यहाँ तक प्रकाश जी आ रहा हूं, मैं दोबारा आ रहा हूं, मेरे जरा लखेड़ा साहब के पास जा रहा हूं। लखेड़ा साहब, भाई प्रकाश जी की बातों को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, इनकी बातों को हम हल्के में नहीं ले सकते। पुराने आदमी हैं, पुराने पत्रकार हैं और बरसों का एक्सपीरियंस है, मतलब पत्रकारिता के शरद पवार मान लीजिए फिलहाल आप इनको। ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी पहले मान लीजिए 75% आगे थी और 25% मोदी जी की टीम आगे थी, लेकिन अब ये जो अंतर है कम हो गया है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, इंडिया अलायंस मान लीजिए, वो कह रहे हैं कि 60 पर है और 40 पर बीजेपी यानी महायुति है। 60 और 40 का फर्क है।
क्या आपको लगता है कि अमित शाह और मोदी जोर लगाएंगे और ये 60 और 40 के फर्क को बरकरार रखेंगे या कम करेंगे? 60 को 50-50, 50-50 कर सकते हैं, 60-40 को? या आपको लगता है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी जोर लगाएंगे और अपनी जीत, अपनी लीड बरकरार रखेंगे? क्योंकि मार्जिन नैरो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है अंतर। क्या इस अंतर को अमित शाह पाट सकते हैं खेल से, मोदी और अमित शाह? देखिए दीपक जी, जो बात पोरी साहब बोल रहे हैं वो बात में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि हरियाणा में जो उल्टा रिजल्ट निकला वो महाराष्ट्र में उसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है। इसलिए लग रही है कम कि महाराष्ट्र में दो बड़े पावर हाउस हैं। शरद पवार एक बड़ा पावर हाउस है और दूसरा पावर हाउस उद्धव ठाकरे है, जो जिनकी आप पॉलिटिक्स को अंडरमाइन, अनदेखा नहीं कर सकते हैं, उनके सैनिकों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पर जो सिंपैथी है, लोगों को लग रहा है कि जो ये लाडली बहना योजना है ये इसलिए मिली है हमको कि इन्होंने शरद पवार और उद्धव को हराना है और कांग्रेस को हराना है। तो लोगों में ये भी एक अंडर करंट डेवलप हो रहा है कि ये मिला इनको इनकी वजह से मिला है, इनका डर था बीजेपी को, इसलिए मिल रहा है। तो एक सेक्शन में ये चीजें भी हो रही हैं। और महाराष्ट्र का जो मेरा फीडबैक है वो ये भी है कि लोग खा पी लेंगे, महिला भी कर लेंगे, लाडली महिला कर लेंगे, लेकिन वोट उधर जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ वोट जो है, वोट जो नहीं देंगे उस एक सारा नहीं देंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। सेकंड राउंड में आपसे पूछूंगा दूसरा सवाल आपका। लखेड़ा साहब का ये कहना है, एक छोटा पॉइंट, जी बोलिए, छोटा सा पॉइंट इसी में था, इसी का पार्ट है वो। दूसरा, ये डरे हुए हैं जब बीजेपी ने ये हंगामा खड़ा किया कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं और हंग असेंबली होगी तो हम लोग सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और मिनटों में हमारी सरकार बन जाएगी, जैसे वहां आधी रात में सरकार बन गई थी महाराष्ट्र में। तो इसमें एक जो बज है, जो र्यूमर है पूरे महाराष्ट्र में ये फैली हुई है कि इसके डर के मारे एकनाथ शिंदे और शरद पवार में दोस्ती हो गई है। तो शरद पवार जानते हैं कि कहां कैसा गोटी भिड़ना है और एकनाथ शिंदे उनको टाइगर से पूछूंगा। लखेड़ा साहब ने एक बड़ी बात कही और उन्होंने बड़ी बात ये कही, मैं चाहूंगा कि प्रकाश जी भी इस पर गौर करें और अशोक वानखेड़े टाइगर भी गौर करें। लखेड़ा साहब ने कहा कि भाई ये जो लाडली बहना योजना है या लड़का भाऊ योजना है या बर्तन बांटने की मुफ्त स्कीम है, ये जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की स्कीमें हैं, सीधे पैसा नकद नारायण जा रहा है जेब में। पब्लिक ये पैसा तो ले लेगी, पब्लिक जेब में पैसा रख लेगी, बैंक अकाउंट का पैसा निकाल के खर्च कर लेगी, वोट लेकिन वो मराठा अस्मिता पे ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस को देगी। ये इनका एक आर्ग्यूमेंट है। टाइगर, ये तो एक आर्ग्यूमेंट हो गया, इसका तो जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मेरा दूसरा सवाल आ रहा है, क्या ऐसी स्थिति जब एकनाथ शिंदे पैसे के दम पर अगर 50-60 सीट ले आते हैं और बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती, तो क्या एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ जा सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है? यकीनन एकनाथ शिंदे कई ऑप्शंस वे करेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ विधायक कौन है, उनमें से ईडी के रडार पे कितने हैं, सीबीआई के रडार पे कितने हैं। उसके बाद यदि वो ज्यादा सीटें लेके आए और ऐसे सिचुएशन में आए कि उनके बगैर सरकार नहीं बनती, तो ये अमित शाह को भी सूट होगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाना। ओके, वो कतई देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। अगर अमित शाह उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते, मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर मुख्यमंत्री टाइगर अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अमित शाह उनके सेहरा रख देता है सर पे, एकनाथ शिंदे के सर पे सेहरा रख देता है, फिर क्या दिक्कत है? एकनाथ शिंदे तो यही चाहता है। लेकिन मान लीजिए अमित शाह मोदी फडणवीस को बनाए, मेरा सवाल है कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा तो क्या ही कैन स्विच साइड? मैंने कहा 153 सीटें 56 सीटें लड़ रही है बीजेपी, सारी की सारी तो सीटें बीजेपी लाएगी नहीं। बीजेपी महाविकास मतलब महायुति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, वो कितनी सीटें लाती है? 60 सीटें लाती है, 70 सीटें लाती है, 288 का हाउस है। मिनिमम आपको 145 सीटें चाहिए सरकार बनाने की। 145 का आंकड़ा पिछली बार क्या हुआ, क्यों शिवसेना और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सामने जो थाली थी वो बीजेपी के मुंह से निवाला कैसा निकला?
क्योंकि यदि शिवसेना माइनस होती है तो बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। वहां कांग्रेस एनसीपी सब इकट्ठा होने के बाद भी वो आंकड़ा नहीं पूरा हो सकता था, तो शिवसेना वॉज अ बैलेंसिंग आंकड़ा। वो बैलेंसिंग आंकड़ा क्या अभी ले सकते हैं क्या? खासकर मराठवाड़ा में जो सीटें मिली है कुछ एकनाथ शिंदे को, उसमें जरांगे के आंदोलन का बहुत बड़ा पार्ट है। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि जरांगे वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ शरद पवार एंड एकनाथ शिंदे। इट वॉज अ मराठा पॉलिटिक्स एक अलग से एक चल रही है, पैरेलल चल रही है। मैंने बोला ना, महाराष्ट्र की राजनीति चंद्रकांता सीरियल हो गई है। षड्यंत्रों में षड्यंत्र, षड्यंत्रों में षड्यंत्र, पता नहीं पड़ता। आप एक षड्यंत्र को एनालिसिस करेंगे तो वहां से दूसरे का धागा मिलता है। तो वो एक अलग महाराष्ट्र मराठा का आंदोलन चल रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में जो सीटें अलॉटमेंट का और उम्मीदवार देने का है, उसमें सबसे बेहतरीन उम्मीदवार शरद पवार ने दिए हैं। एक आध दो जगह ठीक है गलती की होगी, लेकिन मैक्सिमम स्ट्राइक रेट शरद पवार का बढ़िया रहेगा। इन महाविकास आघाड़ी की बात करें तो सबसे घटिया सीटें कांग्रेस ने दी। कांग्रेस ने वही काम किया जो हरियाणा में उन्होंने किया। मुझे प्रकाश भाऊ भी बता रहे थे, मैं प्रकाश भाऊ से अभी कल रात से बात हो रही थी मेरी, तो एक उम्मीदवार जो 6-7 बार हारा, एक उम्मीदवार जिसको पिछली बार 2019 में 24,000 वोट मिले, और वहां 2 इंडिपेंडेंट ऐसे थे जो जिससे ज्यादा वोट मिले, उस उम्मीदवार को फिर रिपीट किया। अभी मराठा कुणबी सेंटिमेंट एक जागृत हो गया है महाराष्ट्र में। यवतमाळ जिला एक कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वो बीजेपी के हाथ में कांग्रेस से मूर्खतापूर्ण काम से गया। यवतमाळ में जो एक उम्मीदवार देना था कांग्रेस को, कोई भी कुणबी पाटिल देते तो वो स्वीप कर देता। आपने वहां तेली उतारा। ऐसे कांग्रेस ने कई गलतियां की। जो आदमी आर्किटेक्ट था गुवाहाटी ले जाने का, सूरत वाया गुवाहाटी ले जाने का, जिसके फोटो छपे देवेंद्र फडणवीस के साथ, उसी के भाई को आपने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने कई जगह कांग्रेस ने गलतियां करी। ऐसे उम्मीदवार बनाए कि जैसे बिल्कुल गिफ्ट दे रहे बीजेपी को, ये लो भैया आपने हाथ में, ये सीट आप ले लो। ये क्यों होता है? मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं बीजेपी के स्लीपर से, लेकिन वो हरियाणा वाला खेल महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, क्योंकि जो खेल वो कांग्रेस के साथ कर सकते हैं वो उद्धव ठाकरे या शरद पवार के साथ नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर मैं कहता हूं महाराष्ट्र में कांग्रेस भले ही ज्यादा सीट पे रहे, कुछ तो कांग्रेस के गढ़ है, वहां तो कांग्रेस की सीटें आएगी ही। प्रकाश जी ठीक है, मैं समझ गया। कोई भी इलेक्शन होता है उसमें रेबल्स बागी खड़े होते हैं, नाराजगियां होती हैं, टिकट वितरण पर जो है वो तमाम आरोप लगते हैं, और सारे इलेक्शन होते हैं इस तरह से। जैसे हर शादी में बवाल होता है, ऐसे हर चुनाव में भी बवाल होता है। मौसा, मामी, फूफा सब रहते हैं। आपसे मैं प्रकाश जी सवाल ये कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि शरद पवार का नाम लूं, उद्धव ठाकरे का नाम लूं, राहुल गांधी का नाम लूं, एकनाथ शिंदे का नाम लूं, देवेंद्र फडणवीस का नाम लूं, ये जो 4-5 नाम हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, इनमें कौन सा ऐसा शख्स है जो आपको लगता है कि चुनाव उसके इर्द गिर्द घूम रहा है? इसमें कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है जिसके परफॉर्मेंस से चुनाव की बाजी पलटेगी? वो शरद पवार हैं, वो उद्धव ठाकरे हैं, वो एकनाथ शिंदे हैं, वो राहुल गांधी हैं? किसकी मेहनत रंग लाएगी? कौन ऐसा खिलाड़ी है इन सब में? राहुल गांधी और शरद पवार, ये दोनों के ही इर्द गिर्द पूरे महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है। देखिए कांग्रेस में तो बाकी कोई है ही नहीं, वहां पे तो जो खिलाड़ी है, मैं आपको सिंपल एक बताता हूं। देखिए जो कांग्रेस महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग चलती थी, उनके नेता 7 स्टार होटलों में बैठ के अगर उम्मीदवारों के इंटरव्यू करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? और उसके बाद में पार्टी के अध्यक्ष ये अगर नॉट रीचेबल रहेंगे, पिछले महीने से नॉट रीचेबल है, क्या होगा? नाना पटोले एक महीने से वो नॉट रीचेबल है, क्या होगा साहब पार्टी का? और वही शरद पवार के जैसा आदमी ऐसा है कि उसको अभी भी फोन लगाओ रात को 12 बजे तो फोन उठाते। तो इसीलिए तो अशोक भाई ने जो बोला उसके ऊपर से मैं बोलता हूं कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट एमपी के इलेक्शन के अंदर भी, यानी क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर शरद पवार साहब का 80% का, और इस समय पे भी उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि एक एक उम्मीदवार उन्होंने चुन चुन के दिया है। ही नोज ईच एंड एवरी उम्मीदवार पर्सनली। कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं वो ऐसे आदमी आते हैं, चन्नी तालाजी आदमी अच्छे, उसके बारे में, लेकिन उनको पता क्या है महाराष्ट्र का? भाई ही डजंट नो एनीथिंग। उनको ना ज्योग्राफी मालूम है, ना एरिया मालूम है, ना लोग और अंडरकरंट मालूम नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है
वही है, वही प्रॉब्लम शिवसेना में भी है। उद्धव जी का भी जो प्रॉब्लम है, उनके भी फोन नॉट रीचेबल। बाला साहब ठाकरे कभी भी 24 आवर्स उपलब्ध थे, कभी भी फोन करो उठाते थे। विलासराव देशमुख उपलब्ध था, इसीलिए तो बड़े नेता हुए ना। इनके प्रॉब्लम क्या है कि ये फोन बंद करके बैठ जाते, पिए नहीं या पिए के भी उनको बात करो तो हाँ बात करेंगे, बात करवा तो बात ही नहीं करवाए, तो इनको इंफॉर्मेशन देगा कौन सा? तो इसीलिए जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, राहुल गांधी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सवाल ही बस अभी सर पूरा कांग्रेस अगर चल रही है ना, तो राहुल गांधी जिस तरीके से सारे बता रहे हैं, अभी परसों रोज का भी मैंने वीडियो देखा उनका, तो जिस तरीके से वो ग्राउंड रियलिटी में जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनको आजू बाजू के लोगों ने जो कुछ घेर के रखा है ना, वो भी एक प्रॉब्लम है, वो भी उन्होंने समझना चाहिए। जी जी, मैं टाइगर से एक सवाल छोटा सा, फिर मैं लखेड़ा साहब के पास जाऊंगा, समय भी खत्म हो रहा है। प्रकाश साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसी मेहनत चाहिए। राहुल गांधी मेहनत करते, लेकिन उनके नीचे बहुत से लोग मेहनत नहीं करते, ये कह रहे हैं। इस पर आपका रिएक्शन? मैंने क्या कहा, राहुल गांधी एक बेहतरीन शेफ है रेस्टोरेंट के, बहुत अच्छे रसोइया है। वो पसीने में तर होके एक बहुत बेहतरीन डिश बना के बाहर भेजते हैं। ये जो वेटर है परोसने वाले, ये उसमें पानी डाल के परोसते हैं, रास्ते में खा जाते हैं। यदि किसी ने बोल दिया कि ये मेरे को दे दे, तू ठंडा खाना रख देते तो वो दे दो पैसे के लेके। महाराष्ट्र में टिकट बेची है इन लोगों ने, दिल दर्द होता। मैंने कई बार बोला, आई फील पीटी फॉर राहुल गांधी। बट डू यू बिलीव दैट राहुल गांधी जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है? एक अकेला आदमी है जिसके ऊपर आज भी इस देश के सबसे गरीब और अंतिम व्यक्ति का विश्वास है। वो आदमी साथ देना चाहता है, लेकिन ये क्या है, भगवान बुरे नहीं होते। जो पंडे हैं, इनसे कौन निजात पाए? आपके पास यदि 500 रुपए नहीं हो तो आप नहीं दर्शन कर सकते भगवान का। भाई, भगवान ने 500 रुपए नहीं मांगे थे। चलिए खैर, अब हम ये बताइए, आपको एक ऐसे परिवार की बात करता हूं। अब राहुल गांधी को करना क्या चाहिए? छोड़िए, अब राहुल गांधी जो हुआ आगे, राहुल गांधी को कभी अपने पार्टी का, हरियाणा का हार का विश्लेषण करना चाहिए। राहुल महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए? 10-15 दिन बचे हैं। अरे क्या करेंगे? जो लोग वहां चुनाव हरवा चुके हैं, उन्हीं के हाथ में बागडोर इधर दे दिया आपने कि आपने हरियाणा हराया, आप जरा आप इधर विदर्भ में मट्टी करो। ओके, बघेल साहब ने पूरा छत्तीसगढ़ निपटाया, अभी वो उधर में उतरे हैं चुनाव जितवाने के लिए। चलिए ठीक है, अशोक गहलोत ने निपटा दिया राजस्थान, अब वो महाराष्ट्र में उतरे हैं। सिंहदेव साहब पश्चिम महाराष्ट्र में हैं, टूर कर रहे हैं। इनको कार्यकर्ता पूछेगा कि साहब आपने अपने राज्य में क्या किया, यही तो बताओ पहले, वहां क्यों निपट गई पार्टी? लखेड़ा साहब भाई, टाइगर तो डिसअपॉइंटेड हैं, कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस का लीडर अच्छा है, लेकिन नीचे के जो बाराती हैं वो ठीक नहीं। आपको क्या लगता है कि अब 10-15 दिन बड़े निर्णायक है, बहुत क्रूशल दिन है, इन्हीं 10-15 दिन में सारा कुछ तय हो जाएगा? राहुल गांधी को 2-3 बातें क्या करनी चाहिए? आप तो बहुत एक्सपीरियंस है साहब, 1988 से चुनाव देख रहे हैं आप तो। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि 2-3 पॉइंट बता दीजिए बस। हाँ, इलेक्शन को, राहुल गांधी को इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। पार्टी का जो कैडर है, जो घर बैठा हुआ है, उसको सड़कों पे निकालना पड़ेगा, बूथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और तीनों, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार साहब की पार्टी, इनके साथ बूथ कोऑर्डिनेशन, और चुनाव के दिन, मतदान के दिन कितने लोग वोट डालने के लिए आए, कितने लोग अभी घर में बैठे हुए हैं, कितने लोग 3 बजे तक नहीं आए, 4 बजे तक नहीं आए, उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ये हरियाणा ने ये तस्वीर दिखा दी है, और हरियाणा में ईवीएम या तिकड़मबाजी के अलावा कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां उजागर हुई हैं, एक्सपोज हुई हैं। दूसरी बात यह है कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए राहुल गांधी को कि जहां कांटे की टक्कर है, जहां उनको लीड करना चाहिए, एक नेशनल लीडर है वो इस समय, उनको महाराष्ट्र का जो इलेक्शन कैंपेन को लीड करना चाहिए, और सीमेंटिंग, जहां डिफरेंसेस हैं वहां सीमेंटिंग करनी चाहिए। मैं एक वार्न कर रहा हूं आपके जरिए महाराष्ट्र के मतदाताओं को कि जहां हार जीत का फैसला बहुत छोटा छोटा होगा, 2000, 10,000, 5,000, उन सीटों की संख्या भारतीय जनता पार्टी मल्टी कॉर्नर फाइट से बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, जैसे हरियाणा में हुई है। उन्होंने मल्टी कॉर्नर फाइट को स्पॉन्सर किया,
उसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया और कैंडिडेट खड़े किए। वो मल्टी कॉर्नर फाइट में अगर छोटे छोटे पार्टी और कैंडिडेट अगर कांग्रेस का या एमबीए का वोट काट गए तो भारतीय जनता पार्टी की नजर उसी पर है और भारतीय जनता पार्टी बड़े कैलकुलेटेड ढंग से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना चाहती है। उसको पता है कि पोस्टपोन अलायंस हमारे कंट्रोल में है। समझ तीन खास मेहमान जिसमें पोहरे साहब, प्रकाश पोहरे साहब सबसे एक्सपीरियंस, इन्होंने आज कहा कि भाई पहले अंतर 75 और 25 का था। 75% महाविकास आघाड़ी आगे चल रही थी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, लेकिन अब ये अंतर 40-60 का है, 40-60 का अंतर कम हो रहा है। लेकिन प्रकाश साहब को लग रहा है कि अभी भी एज महाविकास आघाड़ी के पास है। टाइगर ने जो एक डिसअपॉइंटमेंट टाइगर को है, टाइगर को जो निराशा है वो ये है, टाइगर का कहना है कि भाई राहुल गांधी एक मेहनती लीडर है, राहुल गांधी का कनेक्ट भी अच्छा है, लेकिन जो उनके नीचे बाराती है वो गड़बड़ है, बाराती गड़बड़ है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सी खामियां टाइगर निकाल रहे हैं कि अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता तो विदर्भ में कांग्रेस एक अच्छी फाइट करती, क्योंकि विदर्भ में 36 ऐसी सीटें जहां सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ है। और पिछली बार अगर आप चुनाव देखें, 4 जून के नतीजे देखें तो स्वीप किया था ये एरिया कांग्रेस ने, तो थोड़ा सा टाइगर को यहाँ पर दिक्कत है। और लखेड़ा साहब ने एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट की तरह कहा है कि राहुल गांधी को मेहनत करनी होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अंतर जो है हार जीत का कम हो रहा है। आने वाले 15 दिन बहुत निर्णायक होंगे। प्रकाश साहब, प्रकाश आपने डाला, रोशनी कर दी पूरी आपने अपने तथ्यों से। टाइगर, आपकी दहाड़ मुझे लगता है फिर से एक बार कांग्रेस के हेडक्वार्टर तक जाएगी, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इस बार मुकदमा एफआईआर ना करे। टाइगर जो है उनकी बातों को समझे। टाइगर जो कहना दीपक भाई ऐसे मुकदमे कई आए कई गए, टाइगर इसीलिए तो आपको लोग टाइगर कहते हैं, लेकिन सच्चाई, जबान भी टाइगर की है, कलेजा भी टाइगर का है। आपके चैनल पे सच्चाई बोली जाएगी, आपके चैनल पे किसी को खुश करने के लिए भटीती नहीं होगी, इतना जरूर। टाइगर सैल्यूट है, आपके इस टेम्परामेंट को सैल्यूट है। और लखेड़ा साहब, आपने जो पर्सपेक्टिव रखा है वो बताता है कि उमाकांत लखेड़ा ना सिर्फ पत्रकार हैं, एक तजुर्बे वाले पत्रकार हैं। 1988 से 2024 तक लगातार प्रोएक्टिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल द गेस्ट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।